जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भावी कंपटीटरों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि मैं आप सब लोगों के लिए एक मुहिम चला रखा हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना, आपके शरीर में वर्दी देखना मेरा एक स्वप्न है और आपका भी स्वप्न है, अपने आपके माता पिता का भी स्वप्न है, आपके रिलेशंस के जितने भी लोग हैं सब टकटकी लगा के आपकी तरफ देख रहे हैं और इसको पूरा करना हमारा और तुम्हारा, तुम लोगों का सबका उत्तरदायित्व है कि अपने माता पिता को गौरवान्वित करें और उनको ये पल मुहैया कराएं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अच्छे से डेडिकेटेड होकर के इन चीज़ों को देखें और मैं आपके लिए जो ये सुपर सीरीज हिंदी की चला रखा हूँ लक्ष्य वर्ष के अंतर्गत, तो आप लोग अपना पूरा इसको सहयोग दें। ठीक है, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको कोटि कोटि बधाई, वो सब लोग इसको लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और जो पूरे नए व्यूअर्स हैं उनसे एक और निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े हुए फैसले इसमें हैं और हिंदी आपका मस्ट होता है, उसमें आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी वैकेंसी है, जैसे अभी यूपी SSC के द्वारा पेट का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें भी आपको हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप सब लोग तहे दिल से, आराम से, इत्मीनान से बैठ करके हो सके तो नोट्स क्रिएट करिए, नहीं तो इसको देखिएगा पूरा और इसको समझिएगा। एक नहीं, दो बार 3 बार देखेंगे तो आपको बैठे बैठे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए फिर लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए भाई। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कौन सा है, ये रहा, देखो। कहता है निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? अब आप बताइएगा, कवि वचन सुधा है, सरस्वती है, कल्पना है, ज्ञानोदय है। अब ये बताओ इसमें से कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने? आप लोग इसको बताएंगे कि किस कब इन्होंने प्रकाशित किया और कौन सी पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया, तो आप लोग जवाब देंगे। तो 1862 में मेरे दोस्त, 1862 में इनके द्वारा कवि वचन सुधा को प्रकाशित किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत और इनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा कि कवि सुधा के अलावा भी इन्होंने 1873 ईस्वी में एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? 1873 में इनके द्वारा एक मैगजीन निकाली गई थी, मैगजीन, इसको भी लिख लीजिएगा, मैगजीन है ना। एक मिनट है ना, हरिश्चंद्र, ठीक है, याद रखिए, हरिश्चंद्र करके इन्होंने निकाला था सन 1873 ईस्वी में। और मैं आपको बता दूं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को इतने बड़े कवि थे कि इस युग को ही पूरे को भारतेंदु हरिश्चंद्र के जी के नाम पे जाना गया। और बाला बोधनी नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। कौन सी? बाला बोधी नाम की पत्रिका भी इनके द्वारा निकाली गई थी 1833 में। तो दोनों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र, बाला बोधी। अच्छा, ये इन्होंने निकाला क्यों था? ये वैष्णव भक्ति के जो लोग थे, वैष्णव वाले जो लोग थे, उनके लिए इन्होंने निकाला था इसको, है ना। जो वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार से संबंधित था, उनके लिए इन्होंने निकाला था। ओके, क्लियर है एकदम? चलेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, यस, इसको आप लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ध्यान से इसको देखिएगा और आप लोग इसका जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, है ना। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? अब बताइएगा। आपको पता है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है, किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। और आखिर ये बताइए किस युग से जुड़े हुए थे? बताइएगा किस युग से जुड़े हुए थे? कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। तो आप बताएंगे इसको, सर ये द्विवेदी युग से जुड़े हुए थे। किस युग के थे ये? द्विवेदी युग से ये जुड़े हुए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध, क्या नाम है? अयोध्या सिंह
और अन्य लोग जो थे, अयोध्या सिंह हरिऔध है ना, उपाध्याय भी इनके समकालीन थे और ये भी द्विवेदी युग के ही व्यक्ति थे और महान कवियों में इनका नाम आता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी हो गए, ये सभी लोग इसी टाइम के थे। श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक को भी लिख लीजिएगा, श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी जी, ये सभी लोग द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आप लोग अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में इसको जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई, सभी मित्र इसका जवाब करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपका टेस्ट है, चल रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, आपको कारक भी पता होने चाहिए, कारक चिन्ह पता होने चाहिए, क्योंकि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना, खष्टे संबंध काके की भावे भी है ना, और सप्तमी अधिकरण में पर है ना, संबोधन भो है अरे। ओके, ये तो हो गया रा रे री, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर ये बहुत जानना जरूरी है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। अगर ये आपको नहीं मालूम तो समझ लीजिए बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कारक चिन्हों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बाबू। कारक चिन्हों से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो अब देखो यहां पर गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब हिमालय को छोड़ रही है। आज से समझिएगा, गंगा हिमालय को छोड़ रही है। तो प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना, पंचमी अपादान से अलग होना, पंचमी अपादान से अलग होना, मतलब ये अलग हो रही है। तो देखिएगा पंचमी अपादान हो जाएगा, ठीक है, से अलग होना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है एकदम। चलिए, संप्रदान में क्या होता है? प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए, तो के लिए होता तो संप्रदान हो जाता। ठीक है, इसमें को होता तो कर्म हो जाता, कर्ण से द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, आइए यहाँ पर, अब इसका आंसर लगा लिया आपने। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंतजार कर रहा है आपके जवाबों का। इसको बताइएगा आप, सभी लोग इसका जवाब करेंगे। ठीक समय में आना, ठीक समय पर आना। आप बताइएगा, ठीक समय पर आना क्वेश्चन नंबर 4 में है। ठीक समय पर आना, इसका जवाब क्या हो जाएगा बताओ भाई? ठीक समय पर आना। अब बताइएगा, ठीक समय पर आना बताइए, पर किसका होता है? तो मैंने आपसे बताया सप्तमी विभक्ति जो होती है, सप्तमी विभक्ति कारक जो होता है, कारक क्या होता है? अधिकरण होता है। ठीक है, और जिसका चिन्ह होता है वो में पर होता है। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या दिया? ठीक समय पर आ जाना, वाक्य में कौन सा कारक? तो आप बता सकते हैं कि अब इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। बिल्कुल सर, अधिकरण हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कहता है? हाँ, चलिए बताइएगा इसका जवाब।
क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया अधिकरण वाला, ठीक है, ये तो आपको बता दिया मैंने। चलिए इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। इसको बताइएगा। चलिए सभी लोग इसको कमेंट करके जवाब देंगे भाई। कहा है निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। अब आपको उर्दू उपसर्ग ढूंढना है। देखिए अनुज है, अभ्यागत है, अपवित्र है, बदनाम है। तो बताओ इसमें जो उर्दू भाषा का कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको इसमें ढूंढना है। देखिए हम प्रीवियस क्लास में भी कुछ ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमने पूछा था आपसे कि उर्दू भाषा का एक कोई इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ढूंढ कर बताना है। तो मेरे बाबू याद रखना, यहाँ पर दिख रहा होगा इसका जो बदनाम शब्द है, बदनाम में जो बद शब्द है ये उर्दू है। बद शब्द क्या है, ये उर्दू है, ठीक है, ये उर्दू है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बदनाम जो है, बदनाम में बद शब्द जो है क्या है, ये उर्दू है। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगले को आप ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको बताइएगा क्या कहता है इसमें। क्या बोला, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। सम शब्द से कौन सा उपसर्ग निष्पन्न शब्द कौन सा है बताया है। सम से कौन सा बना हुआ है, निष्पन्न का मतलब बना हुआ, कौन सा निष्पत्ति है, निकला हुआ है सम से। तो बताइए सामना होगा, स्वयं होगा, संस्कार होगा या समझौता होगा, क्या होगा इसमें। तो आप लोग देखिएगा इसमें होता क्या है, सम धन कार, है ना, ये कौन सा होता है, ये व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है बाबू ये। और इस व्यंजन संधि में आप भली भांति इसको जानते हैं कि जब कोई भी अगर अघोष शब्द आ जाता है, खासकर का वर्ग का कोई भी अघोष शब्द अगर आ जाता है सामने, है ना, दूसरे पद में, तो अगर पहले सामने माँ है तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें, माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। ठीक है चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। जैसे सम धन सकार, ओके, संस्कार, ठीक है चलिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। सम उपसर्ग इसमें लगा है। ओके चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताओ। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, बताओ भाई। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। एरा है, रा है, आस है, इरा है, बताओ कौन सा। लुटेरा, लूट, एरा, लुटेरा, एरा आएगा, लुटेरा, भगेड़ा, है ना, खदेड़ा, ये जितने भी शब्द आते हैं इसमें क्या कौन सा प्रत्यय आएगा, एरा प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, एरा प्रत्यय आएगा बाबू। ठीक है चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, यस, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए देखेंगे, इसमें कहा है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। अब जो दिया गया है यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा उसको आपको फिलफुल करना है। अब बताओ मुझे, हैजा एक क्या है? आक्रामक है, अभिक्रामक है, संक्रामक है, अतिक्रामक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हैजा एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक है। क्या है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखो इसको। हाँ, कहता है त्रुटि का चयन करें। तुम इस समय मुझसे बेफजूल बातें नहीं करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है। देखिए, त्रुटि का चयन करना है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है, मतलब ए में तुम इस समय, बी में मुझसे बेफजूल, और डी में बातें नहीं करनी चाहिए। डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे सभी लोग कि इसमें कोई त्रुटि है, अदरवाइज नहीं है। तो बताइएगा, तुम इस समय, है ना। अब आप लोग इसको पूरा सेट करो। तुम इस समय, इस समय ना मुझसे बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। और चौथा है इसमें त्रुटि नहीं है। अब बताओ, ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट लिख दिया आपके सामने। अब आप लोग बताओ इसमें गलत कहां पर लग रहा है आपको। तुम इस समय मुझसे फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए, क्या होगा, कौन सा गलत है? इसी तरह से बनाया जाता है इसको, उसमें पकड़ में नहीं आता, इस तरह से बनाओ इसको। तो अब इसमें अगर आप तुमको कर दो, तुमको इस समय मुझसे बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब एरर कहाँ है? एरर पकड़ में आया आपको? एरर है ऑप्शन नंबर ए में, पहला वाला है। अगर यहाँ पर तुमको होता तो बिल्कुल सही होता, लिखा है तुम इस समय। बात क्लियर एकदम? चलिए, बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखते हैं, चलो आगे आ जाओ। नहीं, आगे नहीं है, आगे नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं भाई। यस, यहां पर आ जाइए। क्या पूछा है यहां पर देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं आज के, और सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके। प्रीवियस ईयर में, पुलिस में है, यूपी SSSC में, सब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और सभी लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, सभी लोग अच्छे से तैयार करिए। चलिए बताइएगा, इसका बताइए क्या दिया है इसमें। इसमें फिर दिया है त्रुटि का चयन करना है। गुलामी की दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है, कोई त्रुटि नहीं है। अब लिखता हूं मैं यहां पर सेंटेंस, देखना कैसे इसको चेक किया जाता है। गुलामी की दास्ता मनुष्यता, ठीक है, मैं इसको चेक कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। मनुष्यता पर एक कलंक है। आप पढ़ो इसको, गुलामी की दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है। और अगर इसी को पढ़ सकते हो, गुलामी मनुष्यता पर एक कलंक है, दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है। तो पहली बात तो देखिएगा, चाहे गुलामी कहिए चाहे दास्ता कहिए, दो में से आप एक ही शब्द कह सकते हैं। लेकिन परंतु जैसे होता है ना, बहुत लोगों को बोलचाल में पहले लेकिन बोलता है फिर कहता है परंतु।
अरे भाई चाहे परंतु बोल ले चाहे लेकिन बोल ले, एक ही कम से कम बोल भाई, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहां पर है गुलामी की गुलामी मनुष्यता पर एक कलंक है, दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है। लेकिन ये क्या शब्द है कि गुलामी की दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है। भाई गुलामी भी वही दास होता है, गुलाम और दास भी दास होता है, तो दोनों एक साथ उपयुक्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहां पर होगा, मतलब इसमें आपको एरर नजर आ रहा है। ठीक, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। चाहे गुलामी उपयोग कर दो चाहे दास्ता उपयोग कर दो, लेकिन आप दोनों को एक साथ उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की सेम मीनिंग होती है, गुलामी कहिए चाहे दास्ता कहिए। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, चलिए देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आपसे, क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं। भाई यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है, उसका चयन करना है। बताइए, कामदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी क्या है, आपकी पर्यायवाची है। अब आप बताइए कामदेव की पर्यायवाची इनमें से कौन सी नहीं है। चलो आप लोग कमेंट करके तुरंत बताओगे मुझे, तुरंत बताओ बाबू, इसमें कामदेव की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। कामदेव की पर्यायवाची इसमें कौन सी नहीं है, बताइएगा, बताओ। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरीच। मरीच कामदेव की पर्यायवाची नहीं होती। अनंग होगा, मनोज होगा, मनमत होगा, ये बहुत पूछा जाता है। मनमत, मनमत किसकी है, कामदेव की पर्यायवाची है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, मनमत जो है कामदेव की पर्यायवाची है। काम, मार, है ना, काम भी इन्हीं की है, मार भी इन्हीं की है, मतलब ये सब पर्यायवाची किनकी है, मनसिज भी इन्हीं की है, मनसिज भी इन्हीं की है। तो याद रखिएगा ये सब कामदेव की पर्यायवाची हैं। ओके, अनंग, मनोज, मनमत, काम, मार, मनसिज, ये सब कामदेव की पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया। चलिए इसको देखें। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कहता है कि वेश्या को पतित ना समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वेश्या को पतित ना समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो वेश्या क्या होती है, नृत्यांगना होती है, वरांगना होती है, अंगना होती है, वीरांगना होती है। तो देखिएगा जो वेश्या होती है, वेश्या जो है उनको क्या बोला गया, वेश्याओं को बोला गया वरांगना। क्या बोला गया भाई, वेश्या को बोला गया है वरांगना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, वेश्या को क्या बोला गया, वारांगना बोला गया। क्या बोला गया, वारांगना बोला गया। किसको, वेश्या को वारांगना बोला गया। ठीक है, ठीक है, चलिए पर्यायवाची है ये वेश्या का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताओ। सभी लोग कमेंट करके जवाब देना भाई, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। तो देखिएगा, जलज होता है, बिल्कुल सही बात है, जो जल में उत्पन्न हो उसी को जलज कहते हैं, अर्थात कमल। पीयूष क्या होता है, पीयूष अमृत को कहते हैं ना, पीयूष किसे कहते हैं, अमृत को कहते हैं। जल्द मतलब तुरंत का। जलद ही किसे कहते हैं, जो जल को धारण करता हो, जो जल को धारण करता हो उसको हम क्या कहते हैं, जलद ही कहते हैं। जलद ही न मानत जलद विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम शकोब तो भय बिन होई ना प्रीत। तो ये जलधि कौन है, समुद्र को जलधि कहा गया है। ठीक है, समुद्र को क्या कहा जाता है, जलधि कहा जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 50 में आ जाते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहां पर दिया गया क्या, यहां पर क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। हाँ बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ अब आप लोग जवाब दीजिएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, सबको दिखना चाहिए। आभरण का पर्यायवाची शब्द है। आभरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवरण, अंबर, भोजन, आभूषण। तो देखिए आभरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तुरंत इसका जवाब आना चाहिए भाई। आभरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभरण का पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त आभूषण। क्या होता है? आभरण का पर्यायवाची होता है आभूषण, गहना, गहना, अलंकार, है ना, ये सब क्या होता है? आभरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भूषण, विभूषण, जेवर, भूषण, विभूषण, जेवर, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? आभरण का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, जो आभूषण होता है उसको आभरण, जेवर, विभूषण, गहना, अलंकार, भूषण इत्यादि इसकी पर्यायवाची है। इनमें से इसको जाना जाता है। ओके, चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा, अगली पर्यायवाची। इसको सब देख सकते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी वाले हों, चाहे वो आपके आरओ वाले हों या यूपीपी वाले हों, सबके लिए बेहतरीन ये सीरीज है। सब लोग इसको देखिए पर्यायवाची एक से बढ़ के एक बेहतरीन पर्यायवाची आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा इसको, सभी लोग देखें। कहा गया सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द है। कौन सा सूर्य का इसमें पर्यायवाची नहीं होता? तो देखिए दिनकर, दिनाकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, ये सब किसके हैं? सूर्य के हैं। ठीक है, महेंद्र किसका है? महेंद्र है इंद्र का। किसका है? इंद्र का। इंद्र का क्या होता है? महेंद्र होता है। इंद्र का क्या होता है? इंद्र का होता है महेंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंद्र का क्या होता है? महेंद्र। वज्र, हाँ बिल्कुल, ये इंद्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला 17 आपके सामने है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपसे क्या कहता है, इसको आप लोग जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका कमेंट करके जवाब देंगे। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं? बताइए, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसको आपको बताना है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता। तो देखिएगा, स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? त्रिदशालय ये होता है, मतलब जो दिशाएं हैं, तीर्दशाएं, वो सबके सब स्वर्ग है। त्रिदीव ये भी है, नाक ये भी है पर्यायवाची। गौ नहीं, गौ तो गाय की पर्यायवाची होती है, गौ माता की पर्यायवाची होती है, गाय नहीं है इसकी पर्यायवाची। और सर क्या होते हैं स्वर्ग की पर्यायवाची? तो इसको हम कहते हैं दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक, है ना। सुरलोक, देवलोक, परम धाम, है ना। ये सब किसके नाम है? ये सब के सब जो है स्वर्ग के नाम होते हैं। सुरलोक, देवलोक, परम धाम, ये सब उसके होते हैं। गाय के और क्या पर्यायवाची होती है? तो गाय के देखिए, गाय हो गई, धेनु हो गई, क्या धेनु हो गई, सुरभि हो गई, सुरभि हो गई, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? धेनु, सुरभि, ये सब गाय की पर्यायवाची हैं। भद्रा है, रोहिणी है, ये सब इसी के हैं। ठीक है, भद्रा हो गई, और क्या हो गई? रोहिणी हो गई, रोहिणी हो गई, ये सब किसकी पर्यायवाची है? सब के सब गाय की पर्यायवाची होती है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए इस बात को। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? आप बताइएगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? नेताइन होता है, नेत्र होता है, नेता होता है, क्या होगा? चलो बताओ, पुल्लिंग शब्द बताना है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेता होगा, नेत्र होगा, नेतिन होगा, नेताइन होगा, बताओ। तो मेरे दोस्त, नेत्री का होगा पुल्लिंग, सीधा सीधा नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। ओके,
चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसका जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब बताओ। वेदना होती है, चेतना होती है, वेद होता है, ब्रह्मा होता है, चित्र होता है। ठीक है, चित्र होती ही नहीं है। तो जो वेदना शब्द है बाबू, इसमें वेदना शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी वेद है, ब्रह्मा है, चित्र है, ये सबके सब क्या है, सबके सब ये आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेदना, वेदना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, अब बताइएगा। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। ये ओम को क्या कहते हैं? तो ओम नमः शिवाय, है ना। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है बताइएगा। तो ह्रस्व स्वर, जी नहीं, ह्रस्व स्वर नहीं होता। प्लुत स्वर, घोष स्वर, दीर्घ स्वर। तो देखिएगा घोष स्वर भी नहीं होता, 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, प्लुत होता है, दीर्घ होता है। तो नहीं, तो ह्रस्व है ना तो दीर्घ है। तो है क्या ये है मेरे दोस्त, प्लुत स्वर होता है। क्या होता है, जैसे कहते हैं, जैसे दूर के किसी व्यक्ति को बुलाना होता तो कैसे बुलाते हैं, करे कलुआ। तो मतलब इतनी देर तक बोले ना कि प्राण वायु इतना ज्यादा निकले कि छोटे वाले जो लघु है उससे 3 गुना निकले। तो इसकी 3 मात्राएं लिखी जाती है। ठीक है, इसको प्लुत कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। प्लुत होता है, प्लुत आ होता है। तो अब देखिएगा इसमें जैसे इसकी एक मात्रा होती है, स्वर ह्रस्व की क्या होती है, 1 मात्रा होती है। दीर्घ की क्या होती है, ये होती है। प्लुत में 3 मात्रा होती है। प्लुत में कितनी मात्रा होती है, 3 मात्रा होती है। तो याद रखिएगा प्लुत स्वर में जैसे किसी को दूर के व्यक्ति को बुलाना है ना, तो जैसे कहते हैं, जैसे ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। तो ओम को कितनी देर तक बोला गया ना, कितना खींचा गया। तो प्राणवायु जितना खींचेंगे ना उतना ही बड़ा शब्द निकलेगा। जैसे किसी को बुलाए, ए कमलेशा, तो इसका मतलब क्या होता है सीधे सीधे कि जितना देर तक आपके प्राणवायु बाहर निकलती है तो वहां पर प्लुत शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, पूछा है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। बताओ, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। दा, गा, टा, बा। अब देखिए घोष और अघोष क्या होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये अघोष होते हैं, और बाकी के 3 अक्षर है ना, ये क्या होते हैं, ये घोष होते हैं। और सब में यही होता है, सभी वर्गों में, खासकर जो पातक वर्ग हैं उनमें सब में यही होता है। फिर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके बाद सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको पता है। तो यहां तक जो ये वर्ग में है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो का, खा, ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं, ये अघोष। और ये क्या होते हैं, वो घोष होते हैं, जितने भी उस लाइन में होते हैं 3-3 करके। और इसमें 2-2 जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, जी हाँ। और जैसे इसी तरह प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण की बात करें प्राणवायु के आधार पर, तो भी आप इसको देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है, 1, 3, 5 अल्प प्राण है, 2, 4 ये है महाप्राण है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो देखिए इसमें क्या है, दा, दा क्या है, घोष वर्ण है। आपको लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि का, खा अघोष है, तो ता, था अगर होंगे तो अघोष होंगे। गा क्या है, ये आपका क्या है, घोष वर्ण है। जी हाँ, ये भी घोष वर्ण है, ये भी घोष वर्ण है, ये भी घोष वर्ण है, दोनों घोष वर्ण हो गए। टा, क्या टा घोष वर्ण है, जी नहीं, टा तो अघोष हो जाएगा। टा और ठा ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों ये अघोष होते हैं। जी, तो बिल्कुल इसमें जो टा दिया है, टा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, चलिएगा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चलिएगा इसको देखें। हाँ, अब इसको देखिएगा आप लोग, सभी लोग जवाब देंगे भाई। पढ़िए क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे बताओ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि चलो बताओ आप लोग, अगर आपको पता है आप लोगों को तो आप लोग बताओ मुझे कि वह कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अब बताओ मुझे कौन सा प्रत्यय है जो बहुवचन में के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दोगे कौन सा अक्षर है जो किस रूप में जाना जाता है, बहुवचन के रूप में जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे, बताइएगा। चलो बताओ, ओ, ए, अन्य विकल्प। तो देखिएगा इसमें जो है कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम बहुवचन के रूप में बता सकें आपको। कौन सा प्रत्यय है जो बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य विकल्प हो जाएगा। जैसे लड़का लड़के, माता माताएं, लड़की लड़कियां, बहु बहुएं, चिड़िया चिड़िया। तो आप लोग देखिएगा इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, केवल एक को ही लेकर के हम बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इसके अन्य विकल्प होंगे। क्या होगा इसका? जैसे कह दिया लड़कियां, लड़की और लड़कियां। अब इसमें बताओ लड़कियां आ गई, अब इसमें तो वो शब्द ही नहीं है ना, है चिड़िया। पहले हमने लिखा चिड़िया, फिर हमने इसको कह दिया चिड़िया, चिड़िया। अगर इसको चिड़िया कह दिया तो बहुत सारी चिड़िया हो गई। तो अब बताओ ये तो है ही नहीं ना, तो अन्य विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन के लिए। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर अगले पे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे, अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प शब्द दिए गए, विलोम शब्द दिए गए। एक शब्द के 4 विलोम शब्द, सही विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। चलिए बताइए, आदि शब्द दिया है आपके सामने, आदि का विलोम क्या होगा? आदि अंत हरि कथानंता। तो आदि का क्या हो जाएगा विलोम, बताओ भाई। आदि का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आदि का हो जाएगा अंत। आदि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इति सिद्धम, इति भी होता है, इति का इति सिद्धम, जो इति होता है ना, आरंभ, आदि का अर्थ होता है आरंभ या शुरू करना, जिसका विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसका जवाब दीजिएगा। क्या कहा गया इसमें बताइएगा क्लियर एकदम। अपेक्षा का विलोम क्या होगा बताओ, सब लोग अपना ध्यान दीजिएगा। विलोम शब्द आपको आरओ यारो में भी मिलेगा, समीक्षा अधिकारी जो होगा, और यूपीपी, यूपीएसआई, है ना, और इसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एस, सब में पूछा जाता है ये विलोम शब्द या पर्यायवाची। तो बताइएगा अब अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा उपेक्षा, रक्षा, अनिच्छा या समीक्षा। क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करो, तुरंत जवाब दो इसका। तो इसका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? उपेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपेक्षा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। कहता है निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा होगा? अब अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। बताओ, व्यावसायिक, अधीन, आवश्यकता, अलाप। अलाप क्या होता है? अलाप क्या होता है भाई, बताइएगा ना। अलाप क्या होता है तो बताइएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग कमेंट करके जवाब दें कि इसमें अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे भाई तुरंत।
चलिए तो देखिएगा, आलाप अपनी जगह बिल्कुल सही है, आवश्यकता सही है, अधीन सही है। भैया इसमें व्यावसायिक गलत है, व्यावसायिक गलत है बिल्कुल। पता है क्यों? व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक होता है। ये आपका सही होगा, ये व्यावसायिक। ये छोटा या है, ये बड़ा या होगा। व्यावसायिक अशुद्ध या इसी तरह से पकड़े जाते हैं। पहले पूरा पढ़िए फिर पकड़िए, किसी एक को लेकर के तुरंत बैठ मत जाइएगा। ओके, एक को लेकर के आपको तुरंत बैठना नहीं है। आगे चलिए, नीचे प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक क्या है बताना है आपको। जिनमें से एक क्या है भाई? सभी लोग बताइएगा। इसमें दिया क्या गया है? दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्द के दिए गए हैं, जिनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, वही विकल्प आपका उत्तर है। और जिसको शुद्ध है उसी को आपको आंसर लगाना है। त्रिदोष, तिरदोष, त्रदोष, त्रिदोष, तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा तुरंत, बिना हेडक के आपका ये आंसर हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 2 शब्द इसमें शुद्ध एकदम दिए हैं, त्रि और सा। तो त्रिदोष का क्या हो जाएगा? त्रिदोष का मेरे दोस्त त्रिदोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिदोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। हाँ बताओ। कहता है गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? पचाना। बताओ, गले के नीचे उतर गई ना मेरी बात? मेरी बात तुम्हारे गले के नीचे उतरी कि नहीं उतरी? अभी तक जो घंटों से समझा रहा था, बताओ उतर गई कि नहीं उतर गई? हाँ उतर गई भैया, यही चीज है। उतर गई सर, बिल्कुल उतर गई, आप टेंशन मत करिए। तो यही चीज है, गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आना होगा। हजम करना, खो जाना या पचाना नहीं होता, समझ में आना। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा 28। बताइएगा इसका जवाब सब लोग। हाँ सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई, तुरंत जवाब करिएगा, सब लोग बताइएगा। फिर से उसी तरह निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प चुनिए। आकाश से बातें करना, अब बताइएगा। आकाश में उड़ना हो जाएगा, आकाश में उड़ना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। आप बताइए क्या हो जाएगा? बताओ, आकाश से बातें करने का अर्थ क्या हो जाएगा? तुरंत बताइएगा। आकाश से बातें करने का अर्थ क्या हो जाएगा? कहा गया ना, वो व्यक्ति आकाश से बातें करने लगा है भाई, बहुत ऊपर उठ गया है, ऊंचा हो गया है। या कह दिया गया, अरे जैसे मैं दिल्ली गया था, मैं आपको बताऊं, दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ या पूना जाओ, कहीं भी जाओ, तो जैसे आप दिल्ली गए घूमने टहलने, आप कभी इतनी ऊंची इमारतें नहीं देखें। वहाँ की इमारतें, अरे बाप रे, ये तो एकदम आकाश को छू रही है। और कुछ लोग होते कहते ये आकाश से बात कर रही है, मतलब ऊंचा होना होगा। क्या होगा? बहुत ऊंचा होना मतलब आकाश से बातें करना होता है। ठीक है, जैसे आपकी सोच तो गजब की है भाई, है ना, आपकी सोच तो आकाश से बातें कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? आकाश से बातें करना। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ आपसे सिंपल से वे में, जैसे महाराष्ट्र आप गए, मुंबई गए, और आपने इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं देखा, अरे ऐसे दिख रहे, अरे ये तो आकाश में एकदम से स्थिर है ना, आकाश से बातें करना हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला? क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपसे, हाँ जवाब देना इसका। कहता है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? चांद पर थूकना, अब बताइए चांद पर थूकने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम करना, चांद को कलंकित करना, निर्दोष पर दोष लगाना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब बताइए क्या होगा? चांद पर थूकना। अब आपकी औकात है कि चांद पर आप थूक सकते हैं? बताइए,
आपकी हिम्मत है कि आप चांद पर थूक सकते हैं? बताइए। लेकिन कहते हैं ना कि चांद को भी एक दिन कलंक लग जाता है। कहते हैं ना, जब चंद्र ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं उसको ग्रास, मतलब ग्रास हो रहा है, वो किसी का शिकार हो रहा है चांद, है ना। राहु केतुओं को कहा जाता है वो इनको ग्रास बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, है ना। मतलब कभी कभी निर्दोष को भी दोषी साबित कर देना, कहा जाता है चांद को भी कलंक लगना होता है। तो चांद को कलंक लगना, चांद पर थूकना, चांद पर थूकना, बताइए चांद पर थूकना मतलब क्या हो जाएगा कि निर्दोष पर दोष लगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्दोष व्यक्ति पर क्या लगाना? दोष लगाना, चांद पर थूकना होता है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, आप लोग इसका सभी लोग जवाब दें। सभी मेरे मित्र जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इसका जवाब देंगे। सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए बताइएगा भाई, सभी लोग इसका जवाब करिए। बताइए। कहा गया निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक मुहावरे अथवा लोकोक्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। यन पहला दिया है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। मतलब वही उपाय अपनाना चाहिए जो विरोधी भी उसे स्वीकार करे। मतलब कोई भी काम ऐसा चुटपुट का ना करें ताकि विरोधी आप पर हंसे। मतलब कोई ऐसा काम करें ताकि विरोधी भी सोचे वाह क्या बात है यार, गजब का काम किया है, मतलब वो भी आपका लोहा माने। जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, चमत्कार को नमस्कार। रुकिएगा रुकिएगा, एक ऑप्शन कहाँ गायब हो गया इसका? ये है इसका एक ऑप्शन। चलिए बताइएगा। चमत्कार को नमस्कार, आधा तीतर तीतर आधा बटेर, वायदे का पक्का होना। अब बताइए, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, चमत्कार को नमस्कार, तो आप बताइएगा बाबू इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? जादू वही जो सिर पर चढ़ के बोले। और कह दे आज विराट कोहली ने शतक मारा है, राहुल इंजरी के बाद बैकअप हुए, वापस आए और उन्होंने दिखा दिया कि आई एम द बेस्ट, है ना। आई एम KL राहुल, क्लास राहुल। तो आज वही चीज यहां पर हुआ कि उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को मानना पड़े। तो विरोधी लोहा राहुल का तो मानेंगे, कोहली का भी मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, इसको देखिएगा। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिएगा। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए सही विकल्प चुनिए। बात का धनी, बात का धनी का मतलब क्या हो जाएगा? हार ना मानना, मूर्ख व्यक्ति, वायदे का पक्का, अमीर व्यक्ति। तो कहते हैं उस सामने वाला व्यक्ति कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन अपने बात का बड़ा पक्का आदमी है, अपने बात का बड़ा धनी आदमी है। तो क्या हो जाएगा? वायदे का पक्का होना क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका बात का धनी, ठीक है। वायदे का पक्का होना क्या हो जाता है? वायदे का पक्का होना हो जाता है बात का धनी, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। अब देखो, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। किस नाम में सर्वनामिक विशेषण है? आपको बताना है किस नाम में सर्वनामिक विशेषण है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। चलो बताओ, सभी लोग बताएंगे किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है, बताओ। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। अरे ये तो लगता है सुदामा कृष्ण वाली बात आ गई। यह लड़का बहुत चालाक है, चालाक तो है लेकिन बहुत ही चालाक है, ठीक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं, प्रतीक 5 केले खा गया। अब बताइए 5 केले खा गया यहाँ पर,
तो देखिएगा यहाँ पर सीधा शब्दों में अगर मैं इसका जवाब बताऊं आपको, तो यहाँ पर जो दिया गया, यह लड़का बहुत चालाक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्वनाम यहाँ पर उपयोग किया गया है ना। बहुत चालाक व्यक्ति है यह लड़का। चालाक तो लोग होते हैं, लेकिन यह लड़का बहुत ही चालाक है। अब आप जानते हैं, जब संज्ञा के स्थान पर, जब संज्ञा के शब्द के स्थान पर कोई विशेषण या सर्वनाम का उपयोग होता है, तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले उपयोग होता है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिएगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हाँ, बताइए इसका जवाब। 1 मिनट। चलिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। कहता है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। मतलब अंधा आदमी अगर रेवड़ी बांटे तो कोई आदमी जो होगा तो वो क्या करेगा? सोचेगा इसको दिखता तो है नहीं, तो चलो फिर से घूम के ले ले। जैसे प्रसाद में आप देखते हैं ना, आप लोग भी कभी मंदिर गए हैं कि नहीं गए? मंदिर में प्रसाद जब लेते हैं तो कैसे लेते थे? पहले जब छोटे थे तब की बात बता रहा हूँ, अब की बात नहीं। अभी भी कुछ लोग करते होंगे, लेकिन मैं पहले की बात बता रहा हूँ। पहले होता था एक बार यहाँ पर खड़े होकर ले लो प्रसाद, फिर जहाँ यहाँ मिल जाए तो उसको तुरंत खाओ, हाथ को पोंछ लो, और फिर दूसरी जगह खड़े हो जाओ कि अभी हम नहीं पाए हैं, दे दो, है ना। तो वही चीज़ है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। मतलब अगर अंधा रेवड़ी बांट रहा है तो फिर अपनों, आंख मूंद कर काम करना, सिर्फ अपने लोगों का भला करना, एक ही काम को दोहराना, ये एक व्यक्ति के लिए काम करना। तो आप इसका जवाब क्या देंगे बताइएगा? आप इसका जवाब क्या देंगे बाबू? सभी लोग बताइएगा, आप इसका क्या जवाब देंगे? बताओ, क्या जवाब देंगे इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा सिर्फ अपने लोगों का भला करना। क्या हो जाएगा? सिर्फ अपने लोगों का भला करना ही क्या कहा जाएगा? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, है ना। क्लियर एकदम। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, और आप लोग सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा सब लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दीजिएगा। पूछा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मतलब बिक तो रही हैं भाई, लेकिन धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है? धड़ाधड़ में कौन सा शब्द रूप बताइएगा? में शब्द का कौन सा रूप है धड़ाधड़ में? बताओ भाई, बताओ, तुरंत बताओ, क्विक जवाब दो, है ना। कौन सा रूप है इसमें? धड़ाधड़। पुस्तकें तो बिक रही हैं, तो ठीक है, बिकना तो उसका स्वभाव है, ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन धड़ाधड़ बिक रही हैं, अरे बाप रे बाप, तब तो ये बड़ा खतरनाक पुस्तक हो गया। ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? धड़ाधड़ में शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या होगा अगला, इसको बताना है आपको। 35 में क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा क्या है? खाया होगा में कौन सी क्रिया हो रही है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु है तो मध्य भूत काल है, आसन्न भूत काल है। तो बताइएगा इसमें कौन सा काल है मेरे दोस्त? कौन सा काल हो जाएगा इसमें? तो देखिएगा, राम ने खाना खाया होगा मतलब कुछ नहीं पता, खाया होगा नहीं खाया होगा, या खा ही लिया होगा, मतलब बड़ा डाउट वाली बात है। तो डाउट है ना, तो डाउट में लगा दो भाई। इसमें क्या समस्या आपको? संदिग्ध भूत है, मतलब कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि खाया भी है कि नहीं खाया, कितना खाया कि नहीं खाया, कुछ भी नहीं पता। कहा राम ने खाना खाया होगा, अब पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, भूखा सो रहा है कि खा के सो रहा है,
चलिएगा, ये हो जाएगा संदिग्ध भूत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने 36, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिएगा। मन को आनंदित करने वाले को क्या कहेंगे, बताइएगा। मन को आनंदित करने वाले को क्या कहेंगे, बताओ आप लोग क्या जवाब देते हो इसमें। मन को आनंदित करने वालों को क्या कहेंगे, तो बताओ। प्रिय कहोगे, अरे प्रिय तो जो आंख को अच्छा लगे वो प्रिय होता है। मोहित जो होता है वो तो मोहन मतलब अपने प्रेम करने वाला होता है। श्रेयस, श्रेयस कुछ नहीं। मनोरंजन होता है बाबू, जो आपके मन को आनंदित करे वो होता है मनोरंजन। जैसे हो गया मूवी देखना, हो गया मनोरंजन है। खेल खेलना मनोरंजन हो गया, है ना। ये सब कुछ क्या है, ये सब मनोरंजन के साधन इसीलिए कहा जाते हैं। टीवी देखना, ये करना, सब मनोरंजन होता है। क्रिकेट खेलना, ये भी मनोरंजन। कुछ लोग मनोरंजन के तौर पे खेलते हैं, है ना। कुछ लोग अपना बॉडी फिटनेस के लिए या कई तरह से खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पर दिया गया मेरे दोस्त, हाँ, यहां पर दिया गया, वह जो किसी का उपकार नहीं मानता के लिए एक शब्द का चयन करिए। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता, बताइए। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता, उसके लिए क्या होगा, ये होगा कृतज्ञ। नहीं, कृतज्ञ जो उपकार मानता है उसको बोलते हैं वो परोपकारी। नहीं 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 नहीं, वो कृतज्ञ होता है। जो किसी का उपकार ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं बाबू। जो किसी का उपकार नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया, कहता है कि बताइएगा, रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवीर सिले मुखधारी। ठीक ना, ध्यान दीजिए। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिले मुखधारी। सिलमुख में क्या है, सिलमुख में कौन सा अलंकार है, बताओ भाई। सिलमुख में कौन सा अलंकार है, शेष, श्लेष है, लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, उपमा है। तो बताइएगा, राम सिर सरोज बनचारी और चले रघुवीर सिले मुखधारी। तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार होगा मेरे दोस्त। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का आकांक्षी हूं मेरे प्रिय बच्चों। तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा, मतलब मुख की जो उपमा दी गई है इसलिए मुख से दी गई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मुख से इसकी उपमा दी गई है, मुख की। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा यहां पर। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बाबू। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िए। कहता है काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बताओ ना। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा, अरे वही होगा ना जो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उसी में होगा, उसी तरह से है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब 2 बार घटा है लेकिन दोनों बार घटा का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। घनाक्षरी छंद कौन सा है, अब आपको यहां पर बताना है मेरे दोस्त, घनाक्षरी छंद कौन सा है। कौन सा छंद, घनाक्षरी छंद कौन सा है, तुरंत जवाब दीजिएगा। घनाक्षरी छंद कौन सा है, और इसका तुरंत आप लोगों से जवाब आना चाहिए। चलिए बताइएगा, घनाक्षरी शब्द कौन सा है, छंद कौन सा है। तो बताइए, घनाक्षरी जो छंद है मेरे दोस्त वो वाणिक छंद होता है। और ये घनाक्षरी का मतलब कवित्व होता है। क्या होता है,
कवित्व होता है, और कवित्व जो छंद होता है वो वाणिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? वाणिक छंद होता है। ठीक है, चलिएगा, चलिए हो गए ये आज के क्वेश्चन मेरे दोस्त। यहां तक 40 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से आगे काम करता रहूंगा। बस आप लोगों का सहयोग क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। फ्री ऑफ कास्ट मुझसे पूरा सिलेबस आप लोग पढ़िएगा। मैं आपकी तैयारी अंत तक बेहतर तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, और नए व्यूअर्स सबसे, कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। और बता दीजिएगा यूपी SSSC RO ARO है ना, और करम से पुलिस और इसके बाद SI सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट बैच चल रहा है। तो एक ही जगह चलेगा, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, और जब शिक्षक भर्ती का आएगा तो उसका भी मैं चलाऊंगा, फ्री ऑफ कास्ट उसका भी चलाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन होता है। हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, ये मैं आपसे बार बार शिकायत करूंगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो वीडियो, आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, और वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। ओके, चलिएगा, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।